बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज। उसकी ये 66वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। ओह नो, मुन्ना के हलक से चीख निकली थी। तुमने खुद सुना? रूबी सोनी से दरियाफ्त कर रही थी। बड़ी अम्मी बसीर चचा की दुल्हन से बातें कर रही थी ऊपर लाउंज में। सच्ची मेरी तो टांगें कांपने लगी। माय गॉड, ये नहीं पता चला कि ये अजीम वाक़या कब हुआ, मगर ये कैसे हो सकता? वेली में रोशी हमारे साथ होती है, अकेली कहीं भी नहीं जाती। हरिपुर में बारी नहीं होता। मुन्ना ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। उफ़ो, पूरी बात तो सुनिए मुन्ना बाजी। सोनी झुंझला गई। काका जान के हाँ नहीं गई थी रोशी, उसने सवालिया अंदाज में याद दिलाया। बैक वक्त कई आवाज़ों ने तायद की। उन दोनों की बात है, उन दिनों की बात है। सोनी ने बात मुकम्मल की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? काका जान ने हिस्सा क्यों लिया? वो तो यावर मामू से नहीं मिलते। फिर रोशी लाली ने एक और नुक्ता उठाया। ये भी हो सकता है कि दोनों ने निकाह करके काका जान के यहाँ पनाह हासिल की हो। हिना की सोच एक और अंदाज में जाहिर हुई। लो, निकाह भी कत्ल के बराबर हो गया कि मफरूरों को पनाह की तलाश हुई। तानिया को इस ख्याल पर सबसे ज़्यादा एतराज़ हुआ। हाय नहीं, मैं था मर जावा। और ये गड़िए चायदी नहीं है। मरियम ने शोखी के पर्दे में अपनी हैरत जाहिर की और ज़ोर से सीने पर हाथ मारकर कहा था। अच्छा, इसीलिए वो नईम का जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करती थी। अब सबको उसके मूड की रीज़न समझ आने लगी। ओह, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। नाजुक तिबा मुन्ना ने सर थाम लिया। गुलो आपा कहाँ हैं? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। हिना ने माँ गुलो की गैर मौजूदगी की तरफ मतवज्जे किया। मे भी पॉसिबल, उन्हें ऑलरेडी पता हो। घर की ख़वातीन उन्हें राजदारी के मामलात में शामिल रखती हूँ। क्यों ज़रिया आपी, कहीं आपको भी तो पहले सब खबर नहीं थी? बिया ने पूछा। माय गुडनेस, मैं तो अभी तक हैरत से पत्थर बनी हुई हूँ। इल्ज़ाम लगाने से पहले सूरत देखो। जरी ने बदगुमानी पर दुहाई दी। उसी दम गुलो अंदर दाखिल हुई। बगल में धागे का गोला था। इधर उधर कुरेशिया की बुनाई हो रही थी। उन सब का अंदाज पस्त देखकर वो ठटकी कि इकट्ठी तो अक्सर ही नज़र आती थी, मगर आज तो एक दूसरे में यूँ घुसी बैठी थी कि जैसे शहद की मक्खियाँ छत्ते पर वर्किंग आवर में दिखाई देती हैं, एक दूसरे पर चढ़ दौड़ती हुई। अब बारी है जब खबर भी पुरानी हो गई। हिना ने उनमें थ्रिल दौड़ाने की कोशिश की। चलो, अब कोई ताज़ा खबर आए तो जल्दी बुलवा लेना। वो हंसती हुई दूर सोफे पर जा बैठी। निकाह के बाद तो गोया अमरीका ही दरियाफ्त हो गया। कोलंबस के बारे हमारे तजस्सुस ही ख़त्म हो गए, सारे तजस्सुस ही ख़त्म हो गए। लाली को गुलों में इश्तियाक ना पाकर सख्त मायूसी हुई। आप थी कहाँ सुबह से? तानिया ने गैर हाजिरी की तवालत का अंदाज़ा करते हुए सवाल किया। महीन मामी कराची जा रही हैं, उनकी हेल्प कर रही थी पैकिंग में। इससे पहले अपनी अम्मी का हाथ बटा रही थी, और उससे भी पहले रोशन खाला के साथ कपड़े कटवा रही थी। और बस हमें पता है, इससे पहले आप सुकवत का हाथ बना रही थी। क्या कहने आपकी सरकारी टीम सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के। मोना ने चिढ़कर बहन को टोका। मगर किसी काम की नहीं। आपकी मसरूफियात, नाक के नीचे से ऊँट चुरा ले गए लोग। जाने कौन सी मतरूक लुगत से मुहावरा निकाला गया था। इतना छोटा सा ऊँट था। वो मुस्कुराई। रोशी भी जा रही है ममानी के साथ? बिया ने पूछा। नहीं, वो मामू के साथ हरीपुर जा रही है, गुलो ने जवाब दिया। ममानी के साथ क्यों नहीं जा रही? अब कौन सा उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, या रुखसत होने से पहले अब्बा जी की खिदमत का हक अदा करने का इरादा है? आपके ज़हन में यकीनन आया होगा कि नईम के साथ रुखसत होने वाली है मोहतरमा। जी नहीं, उन्हें बारिश साहब जालिम समाज से दूर ले जाने वाले हैं। मुन्ना को गलों तक बात पहुंचाने की बहुत जल्दी थी। भाई, लड़की को किसी न किसी के साथ रुखसत तो होना ही पड़ता है। नईम ना सही, बारी सही। गुलो ने एक और फंदा काबू करते हुए बहुत रसानियत से जवाब दिया। देखा, हम तो पहले ही कह चुके थे कि आपा को पता होगा। इन्हें बड़ा एतबार हासिल है हवेली में। पहली फुर्सत में हमराज बनाया जाता है। अच्छा, कब से पता है आपको? तकरीबन सभी खजल से नज़र आने लगी थी। आज ही पता चला है। उनके चेहरे पर कदरे संजीदगी नज़र आने लगी। आपको हैरत नहीं हुई? हिना ने ताज्जुब से पूछा। हैरत नहीं, दुख कि इतना प्यार करती है रोशी मुझसे, और उसने इतनी अहम खबर, अपनी ज़िंदगी का अहम वाक़या मुझसे छुपाया। गुलो ने दुख भरे लहजे में कहा था। ऐसी बातें तो कभी छुपती नहीं हैं। हम तो बरसहा पहले जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। शीनो हमेशा की तरह बोलती हुई अंदर दाखिल हुई। कंसोइयाँ लेने की आदत में इतनी पुख्ता थी कि अंदर दाखिल होने से पहले ही बहुत कुछ सुन लिया करती थी। फरिश्तों से राहो रस्म होगी आपकी। हमने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी। रूबी को उनका ये जुमला महज नंबर बनाने की एक फजूल सी कोशिश महसूस हुआ। यावर मामू सख्त गुस्से में है। बारी सराय जा चुका है, काका जान आने वाले हैं।
मूना ने खुसूसी पे बुलेटिन नशर किया। काका जान की इन्वॉल्वमेंट के मानी समझ में नहीं आ रहे। जरी ने गुल्लो की सिम देखा। मेरे अल्लाह, इतनी बड़ी बात रोशी कब से पेट में लिए फिर रही थी, उसका पेट भी नहीं फूला। अगर हमारा निकाह हो जाता तो हमें तो हर एक को बताने को जल्दी होती कि अब हम मुझे बैल नहीं रहे, गाय। तानिया ने रूबी के जुमले में गिरा लगाई। तज़किरा तानिया की खामी पर मतवज्जा किया। ज़रा हिम्मत करो, रोशी को तो बुला कर लाओ, उसकी खिंचाई करते, फिर तो वो हरिपुर चली जाएगी। मरियम ने कहा। शायद वो आए नहीं तो, हिना ने सवाल किया। तो फिर हम चलेंगे उसके कमरे में। बिया ने फौरी हल दिया। उस बेचारी का क्या कसूर, पारी ने उसे कैसे पटा लिया, उसे बाबा साहब का खौफ भी महसूस नहीं हुआ। सोनी सोच में डूबी हुई थी। ऐ खुदा का खौफ नहीं आया। तुम बाबा साहब की बात कर रही हो, जिस थाली में खाना उसमें छेद करना। शीनो के लहजे की तलखी आज बहुत बढ़ी हुई थी। ये कौन से रहमानी या इंसानी कानून में लिखा है कि निकाह करने से थाली में छेद हो जाते हैं? मूना ने तनक कर पूछा। निकाह करने से नहीं, निकाह करने के तरीक़ा कार से। शीनो भला हारने वाली थी? नॉनसेंस, रूबी बता रही थी, काका जान ने खुद निकाह पढ़वाया है। जरी ने जवाब दिया। जाहिर है वो बेचारे क्या करते, दोनों ने उन्हें भी धमकी दी होगी कोई, बेचारा एक्सप्लॉइट हो गए होंगे। काका जान ना एक्सप्लॉइट करते हैं ना होते हैं, इत्तलान अर्ज़ है, वो अपने काम से काम रखते हैं। और दूसरी काबिल गौर बात यह है कि जब दोनों ने निकाह ही करना था, यानी खुद अपने ज़ोरे बाजू पर, तो सराय जाकर करने की क्या ज़रूरत थी? वो कहीं भी कर सकते थे। अहमियत तो इस पॉइंट की ही होना चाहिए कि निकाह सराय में क्यों हुआ। लाली बहुत दूर की कौड़ी लाई थी और ये नुक्ता ऐसा था कि चंद लम्हों के लिए गहरा सुकूत तारी हो गया, जैसे सब कुछ सोचने लगी हूँ। काका जान इतना रिस्की काम कैसे कर सकते हैं? ऑलरेडी उनके ताल्लुकात यावर मामू से ख़राब है। खैर हमें क्या, असल बात तो यह है कि बारी ऐसा छुपा रुस्तम निकला, रहते तो वो दुश्मनों की तरह थे। रोशी को तो उसकी हर बात बुरी लगती थी। ये भी एक अंदाज़ हुआ करता है। शीनो हंसी। आज तो सर से पाँव तक जहर से नीली हो रही थी। कुछ भी है दगाबाजी। रोशी ने हमसे इतनी अहम बात छुपाई। ख़तरे भी तो बहुत हैं, इसलिए छुपाई होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि यावर मामू इस निकाह को रुखसती के अंजाम तक पहुंचने दे। शीनो ने मजबूत पेशन गोई की। अल्लाह ना करे, बारी से किसी की क्या दुश्मनी, इतना अच्छा तो है, बिया ने मासूमियत से कहा। उसी वक्त माहीन अंदर को दाखिल हुई। अच्छा भाई हम तो चले, रोशी का ख्याल रखना, वैसे तो वो भी रात को हरिपुर चली जाएगी। ज़ोरदार पलक के फूलों वाले रेड सूट में मलबूस माहीन गहरे रंगों के बावजूद बहुत बुझी बुझी महसूस हुई। वापसी कब होगी? वो सब खड़ी हो गई। देखो, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। कोई अहम मीटिंग हो रही थी। वो इतने करीब करीब बैठी थी कि देखने वाला यही महसूस करता कि वो चुपके चुपके कोई बात कर रही है। रोशी आपके साथ नहीं जा रही? तानिया ने पूछा। नहीं, उसके पापा की मर्ज़ी नहीं। खैर बहुत मज़ा आता है जब यहाँ आती हूँ, तुम लोगों से बातें होती हैं जो देर तक याद आती हैं। अचानक बालू से बड़ी सी चादर लपेटे महीन के पीछे आ खड़ी हुई। बीबी खान कह रहे हैं कि जल्दी करें। यावर मामू आपको कराची छोड़ने जा रहे हैं? गुल्लो ने पूछा। एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, बालू जा रही है मेरे साथ, मही ने बताया। कराची में इसकी माँ का भी घर है, इसे उसकी माँ के पास छोड़कर आऊँगी। सफ़र से इंसान को बहुत गफलतें आती हैं, इसे एक सफ़र ने बहुत अक्लमंद बना दिया है। माहीन मुस्कुराकर बालू की सिम देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। तमाम लड़कियां माहीन को बाहर तक खुदा हाफिज़ कहने आई। रोशी ऊंधी लेटी जाने किन सोचों में गुम थी। दरवाजे पर बड़े ज़ोर की दस्तक हुई। उसका दिल धक से रह गया। माहीन के चले जाने की एक तो खुद को बहुत तन्हा और गैर महफूज सा महसूस कर रही थी। कहीं बाबा साहब का बुलावा तो नहीं आ गया। वो लर्जती टांगों के साथ दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खोल दिया। ओह, उन सबको सामने पाकर उसने गहरा सांस लिया और एक तरफ हो गई। फिर कहीं जाने का प्रोग्राम है? वो उनको एक साथ देखकर यही कुछ समझी। हाँ, पिया घर जाना है, रूबी तेज़ी से बोली। वो दिल ही दिल में हैरान सी एक कोने में जा बैठी। मैदान मारकर कोने में छुपी बैठी हो। गुल्लो ने एक धप लगाई और बैठ गई। उसने हैरत से बारी बारी सबको देखा। कुछ समझ में आया, मगर वहम को यकीन करने का हौसला न था। खुद को बहलाया कि कोई और बात होगी। आखिर इसे हवेली से बेदखल करवा कर ही दम लिया, मूना ने डांटने के अंदाज में कहा। रोशी के सीने में अजीब सी धक्कड़ पकड़ होने लगी। दोनों ने ये प्रोग्राम बनाया था कि पहले तुम सराय पहुंचो, फिर वो, और फिर निकाह हो जाए। मगर ये काका जान पर कौन सी जादू की छड़ी घुमाई के भागकर काजी को पकड़ लाए। जरी ने भी जहार जपाड़ में शिरकत की। खैर, जब ये हो ही गया था तो वापस आने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ सियासी पनाह की दरख्वास्त क्यों नहीं दी? रूबी ने एक फाश गलती की तरफ मतवज्जे किया। समाजी पनाह की? लाली ने तसई की।
चलो वहीं, अब दरिया कैसे पार होगा? तुम्हारे पास कच्चा घड़ा भी नहीं। हशर नशर कर देंगे यावर मामू, मरियम ने इम्कानी नतीजे से खबरदार किया। रोशी सर झुकाए सबकी सुन रही थी मगर खामोश थी। तुम तो अपनी हो, सब सेट कर लेंगे, सेट हो जाएंगे। वो बेचारा तो मुफ्त में मारा गया। क्या हो गया था तुम्हें? इतना बेखौफ कर दिया था तुम्हें उसने। क्या ख्वाब दिखाए थे? ऐसा लगता तो नहीं था। जरी ने फिर कहा। हाय अल्लाह, कितनी रौनक थी इस हवेली में। मुन्ना को गुमगश्ता रौनक याद आने लगी। कुछ भी हो सकता है, तुम लोग तो मुसलसल तारीख पहलू पेश किए जा रही हो। गुल्लो ने रोशी के चेहरे पर नज़र डालकर उन सबको टोक दिया। है तो सच बहुत अच्छा। जब बन ठनकर कचहरी जाता है तो चारों तरफ बाहर नज़र आने लगती है। रूबी ने हिस्सा लिया। तो तुम भी ख़ास एंगल से उसे देखती रही हो। तानिया ने रूबी को घूरा। लो बताओ, जो अच्छा होता है सभी को अच्छा लगता है। हमारे साथ तो उसका बिहेवियर हमेशा ऐसा रहा जैसे कि हमारा मामू हो। रूबी चिढ़कर बोली। वाह रे, तकवा अपना भी भाई नहीं बनाया, सीधे सीधे अपनी माँ का बना दिया। लो भाई, इनके यहाँ तो शुरू से कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बिया हंस हंस कर लूट गई। वो सब भी हंसने लगी। मगर हमें तो गुल्लो आपा से भी बड़ी वाली आया महसूस होता रहा है। इसे हम अपनी ही कोई कमी समझेंगे। वो तो पूरा है लाहौला वलाक हुआ था। गुल्लो ने गोया सर पीट लिया। ये तो तुम लोगों को शुरू से जो महसूस हुआ है वो बताया। अब रोशी से पूछते हैं कि शुरू से इसे क्या महसूस हुआ था। तानिया ने टोका। लो, ये कोई पूछने की बात है? इसे शुरू से जो लगा होगा उसी पर तो फाइनल किया है। बिया ने लतीफ़ नुक्ता उठाया। बेसाख्ता कह के गूंजे थे। रोशी अनुस खामोश बैठी थी। लोग तुम्हारे एहसासात की तर्जुमानी कर रहे हैं, तुम भी तो कुछ बोलो। गुल्लो ने उसे टोका दिया। रोशी ने गुल्लो के शानों से सर टिकार फूट फूट कर रो दी। खामोश हो जाएं आप लोग। सबकी सब शिनो आपा बन गई हैं, वो रोते हुए कह रही थी। सबकी सब एकदम शर्मसार सी होकर एक दूसरे से निगाह चुराने लगी। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, सच हमें तो कोई एतराज़ नहीं। वाकई वो तो बहुत अच्छा है, बल्कि हम तो हैरत से फौत होने के करीब है। ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया? गुल्लो ने उसके बालों पर बोसा देते हुए चमकारा। सच हम तो निकाह की कहानी तुम्हारी ज़ुबानी सुनने आए थे और तुम्हारी मैच्योरिटी को सराहने आए थे कि किसी हरकत से भेद नहीं दिया कि तुम दोनों के बीच कोई ख़ास रिश्ता कायम हो चुका है। वाह भाई वाह। अच्छा ये बताओ, बाबा साहब ने तो तुम्हें नहीं बुलवाया अभी तक? गुल्लो ने पूछा। रोशी ने नफ़ी में सर हिलाया। बुलाएंगे तो खैर ज़रूर, मरियम ने वसोक से कहा। जाहिर है डांट डपट के लिए बुलाएंगे, फ़ैसला तो उन्हीं के पास महफूज है। लाली ने कहा। उनके हिसाब से तो ये क़यामत है, कोई महफूज नहीं है, फ़ैसला बस हो चुका। एक बड़ी सीधी सी बात थी जो उन सब ने मिलकर उलझा दी। ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर देंगे। रोशी ने आंसू पूंछते हुए कतई अंदाज में कहा। बुरी बात। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ये सब हुआ कैसे? आइडिया किसका था? गुल्लो ने अपने आंचल से उसकी आंखें पूंछी, मगर रोशी के चेहरे से जाहिर था कि उसका कुछ बताने का मूड नहीं है। बीबी, हवाई जहाज़ में तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो बस कलमा पढ़ती रही। इतना तेज़ उड़ता है मगर पता तो नहीं चलता। तौबा अल्लाह, बालू महीन के सर में तेल डालते हुए कह रही थी। लो, पता भी नहीं चला कराची आ गया। इतनी देर में तो करंगी से और लगी पहुंचते हैं वैगन में। माहिन मुस्कुरा दी। मैं तो समझ रही थी तुझे मज़ा आएगा, मगर तेरी तो जान सूली पर लटकी हुई थी। तो बीबी, जहाज़ भी तो आसमान से लटका होता है, वो सादगी से बोली। माहिन ने बहुत लुत्फ़ महसूस किया। बीबी, इतने बड़े घर में सिर्फ नौकर रहते हैं? हाँ, ज़्यादातर 2-3 महीने के लिए मेरे भाई आते हैं। ये जो बड़ी बी हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये उनकी ख़ास मुलाजमत थी युगंडा में। नुमान भाई उन्हें यहाँ ले आए, घर के मालिक की तरह देखभाल करती हैं। बल्कि मेरी तो परवरिश ही इनके हाथों में हुई है। वो जो लड़का है वो यहीं का है। एक औरत सुबह को आती है, वो रात तक रहती है। देखो कैसा चमक रहा है घर। नाम क्या है इन बड़ी बी का? रायना, माही ने बताया। जैसे डायना होता है। लो बताओ, कहाँ डायना? बालू एक नुक्ता सी पुरखुद हंसी। माहिन भी मुस्कुरा दी। भाई वो डायना नहीं है, डयाना है। 11 बज गए, माय गॉड। अच्छा तुम जाकर सो जाओ, मैं एक ज़रूरी फ़ोन कर लूँ। वो हड़बड़ाकर कारपेट से उठी। कहाँ? अपने ससुराल करेंगी? बालू ने तेल बोतल का ढक्कन लगाते हुए पूछा। ससुराल भी समझ लो और महका भी। वो दुपट्टा उठाकर फ़ोन की सिन बढ़ी। दिल में एक अजीब सी धक्कड़ पकड़ शुरू हो चुकी थी। इतना लेट फ़ोन वो जानबूझकर कर रही थी ताकि तैमूर अली ख़ान घर से बाहर गए हों तो वापस आ जाए। 11 का टाइम भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था। अब भी खदशा था कि शायद वो ना मिले, कि उसे यकीन था नाज़नीन उससे किसी तौर बात नहीं करेगी। उसने धड़कते दिल से नंबर डायल किया। 2-3 मरतबा की बैल के बाद रिसीवर उठाया गया था। हेलो,
तैमूर अली ख़ान की आवाज़ समाज से टकराई। महीन ने तमानियत का सांस भरा। अस्सलाम वालेकुम। महीन फ्रॉम कराची। वालेकुम अस्सलाम। कराची पहुंच गई? खैरियत? अकेली या रोशी भी साथ है? इस मरतबा तो तैमूर अली ख़ान बिल्कुल अपने अपने से महसूस हुए। ऐसा तपाक था गोया उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। जी बिल्कुल, अकेली सब वहीं छोड़ आई हूँ। वो बोली। क्या मतलब? तैमूर अली ख़ान के लहजे से यूँ महसूस हुआ जैसे उन्हें धचका लगा। आप तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट इख्तियार किया है। वो हंसी। ये शॉर्टकट है? तैमूर अली ख़ान इस जुमले से महफूज हुए थे। चलें ठीक है, आपके हिसाब से ये बेहतर इक़दाम होगा। अब ये बताइए कब पहुंच रही हैं? हम मुंतज़िर हैं। वाकई बहुत खुशी हुई ये सुनकर। आप ये बताइए उनको भी ले आए हैं? राह पर बातों बातों में वो इस मरतबा खुलकर हंसी। ये बहुत अजनबी ज़बान की किताब है, 20 साल से अटक अटक कर पढ़ रहे हैं। तैमूर अली ख़ान बहुत दिलचस्प गहराई में जवाब दे रहे थे। बहुत खूब, आप कंफर्म डेट हमें दीजिएगा कल सुबह तक, क्योंकि कल सहर पहर हम बड़ी हवेली जा रहे हैं। बाबा साहब ने बुलाया। आपको तो मालूम ही है कि किस सिलसिले में। जी जी, बल्कि जितना जल्द पहुंच सकते हैं पहुंच जाइए। जी महीन है, बात करेंगी? तैमूर अली ख़ान महीन के बजाय किसी और की सिमत मुतवज्जे थे। गालबन नाज़नीन की तरफ महीन का दिल छलांगे मारने लगा, बल्कि उसके सारे वजूद पर लर्जिश सी तारी होगी। जो उसकी जज्बाती कैफियत की खुमास थी उसकी एक एक हिस्स से समात बन गई। हेलो, एक नरमी और एहतियात थी आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। महीन को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो बहुत इश्तियाक और ख़ुशी से कलाम कर रही थी। ठीक हूँ मैं भी। कब आ रही हो इधर? उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब चुकी थी। आपको भला मेरे आने से क्या दिलचस्पी? आप तो तमाम जज्बाती तकाज़े के इंतकाम की अवज रहन रख चुकी हैं। महीन की आवाज़ भी भरा गई। दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। फिर फ़ोन बंद हो गया। महीन ने भी थके थके अंदाज में रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। बालू कमरे से जा चुकी थी। महीन उंगलियों की पूरों से आंसू पूंछते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रोशी ने बहुत छोटा सा सूटकेस पैक किया था। वो बहुत बुझी बुझी थी। कल्लो ने उसे यावर अली ख़ान का पैगाम पहुंचा दिया था कि वो ठीक 10:30 बजे पोर्च में पहुंच जाए। अभी 10:20 हुए थे। वो अपने कमरे से निकल आई। उसके कदम गुल्लो और मुन्ना के मुश्तरका बेडरूम की तरफ उठ रहे थे। उसने दरवाज़ा थपथपाया। दरवाज़ा मुन्ना ने खोला। गुल्लो नमाज़ पढ़ रही थी। आओ रोशी, हम तुम्हारे पास आने ही वाले थे। रूबी वगैरह भी नमाज़ पढ़ रही हैं। मुन्ना उसे लिए अपने बेड तक आई। मुझे आपसे एक बात करना है मुन्ना जी, रोशी ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में कहा। वो नमाज़ पढ़ती हुई गुल्लो का भी जायज़ा ले रही थी। कहो। मुन्ना ने भी उसका अंदाज़ा देखकर सरगोशी में कहा। अगर हो सके आप बारी से फ़ोन पर रब्ता कीजिएगा। उसे कहिएगा कि अगर उसने हार मान ली तो मेरे बाप दादा भी हमेशा के लिए मुझे खो देंगे। पिया पप्पा बहुत कुछ कर डालेंगे। वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे वो फतहमंदी का टाइटल जीत सके। जिसके साथ इतना बड़ा कदम उठाया, कमाल है उसे नहीं जानती। उसके पास बर्दाश्त और जहानत के बड़े मुअस्सिर हथियार हैं। उसकी फ्रेश जहानत थकी हुई जहानतों के मुकाबिल है। उसे मिलने, ज़ोर देने, ताकीद करने की कोई ज़रूरत नहीं। गुल्लो सलाम फेंकर, क्योंकि उसकी सिमत मतवज्जे थी, फ़ौरन टुकड़ा लगाकर अगली रकतों के लिए खड़ी हो गई थी। आपा ठीक कह रही है, तुम फिक्र ना करो, मुफ्त के अंदेशे मत पालो, बाकी सबसे मिल लो। ओह, वो वॉल क्लॉक पर नज़र डालकर एकदम होश में आई। बहुत थोड़ा वक्त रह गया। वो मुन्ना के साथ बाहर आ गई। गुल्लो के बेनियाज अंदाज और पूरा एतमाद जुमले ने गोया उसमें नई रूह फूंक दी थी। जल्दी जल्दी सबको खुदा हाफिज़ कहा और पोर्च में आ गई। सामान डिग्गी में रखा जा चुका था। यावर अली ख़ान पिछली सीट पर फ़रोकश थे। वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अलमेताब और रईसा बेगम वहाँ मौजूद थी। उसने शीशा नीचे करके अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया। अलमेताब का अंदाज इंतहाई सर्द, जबकि रईसा बेगम का मामूल के मुताबिक था। गाड़ी पोर्च से बाहर निकल गई, मगर वो अलमेताब के अंदाज पर ही गौर करती रही थी। गिलास ऊपर करो। यावर अली ख़ान का अंदाज हुक्मिया और बहुत रूड था। उसने घबराकर जल्दी से शीशा ऊपर कर दिया। वो उसके बराबर में बैठे हुए थे। उसका सारा एतमाद हवा हो रहा था। या अल्लाह, 2.5-3 घंटे पप्पा के बराबर में बैठकर कैसे कटेंगे। ये तो है कि इस वक्त वो पर्सनल बातचीत से गुरेज करेंगे कि ड्राइवर साथ है। इस पर अपनी खफगी का इजहार भी नहीं करेंगे। हत्ता कि शायद उससे सिरे से बात भी ना करें, मगर उसे बराबर में बैठे हुए
बाप से एक नफसियाती और फितरी खौफ महसूस हो रहा था। आधा घंटा तो उसने मुसलसल अपने दिल की धक धक अपने कानों से सुनी, बल आखिर उसने खुद ही खामोशी को तोड़ा। पापा, रईसा पुप्पो ने कॉफ़ी का फ्लास्क भी दे रखा है, आप कॉफ़ी पियेंगे? नो थैंक्स। उन्होंने जेब से गोल्डन हाफ फ्रेम की नज़र की ऐनक नाक पर टिकाई और लेदर की फाइल खोलकर अपने जानों पर रखी। फिर जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली, कलम फाइल की जेब से खींचा और पेंसिल टॉर्च फाइल पर डालकर मुतालिया करने लगे। गाड़ी की मध्यम रोशनी में गालबन वो एहतियात के ज़मान में पेंसिल टॉर्च इस्तेमाल कर रहे थे। उस लम्हे वो उसे इतने अजनबी और दूर महसूस हुए कि ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुए थे। इंतहा दर्जे की हैरत थी। उससे सीट की बैग से पुष्ट टिकाकर आंखें मूंद ली। उसके रुखसारों पर फिसलते हुए आंसुओं के कतरे अजनबियत के मुहीब अंधेरों में वो नहीं देख सकते थे। तैमूर अली ख़ान तो सुबह 10 बजे ही बड़ी हवेली पहुंच चुके थे, मगर बाबा साहब कहीं गए हुए थे। आलमेताब की ख्वाबगाह में वो बड़े भाई बसीर अली ख़ान, आलमेताब और रईसा बेगम के हमरा बैठे थे। वो चारों तैमूर अली ख़ान से इस हैरतनाक वाक़े पर गुफ्तगू कर रहे थे। तुम्हें तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। कम हुई है तुम्हारे साथ, बड़े अब्बा संजीदगी से कह रहे थे। हम किसी एक फ़र्द के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, हमारे सामने सारी हवेली का सवाल था। तैमूर अली ख़ान ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। वो बेवकूफ़ लड़की बहुत कुछ करने के दर पे थी। हमने तो बहुत से इल्ज़ाम अपने सर लेकर बहुत से लोगों को रिलीफ दिया है, इनमें वो भी शामिल है जिनसे क़यामत तक किसी भलाई की हमें उम्मीद नहीं। और फिर रसूलन गैर फितरी और गैर इंसानी तर्ज़ अमल मुश्किलात ही पैदा करता है, मसाइल हल नहीं करता। अगर हम उसे यहाँ पहुँचा देते और वो बाद में कहीं और चली जाती तो इस नुकसान को तलाफ़ी क्यों कर मुमकिन होती। हम जान चुके थे कि वो अपने फ़ैसले पर बहुत मजबूत है, उसे समझाया नहीं जा सकता। बड़ी हवेली में सिर्फ यावर अली ख़ान नहीं रहते, और बहुत से लोग भी हैं जिनकी मेहनत से बड़ी हवेली का भरम कायम है। ज़िद के जवाब में ज़िद, ये कोई दानाई तो नहीं। तुम्हें चाहिए था कि तुम बाबा साहब से रब्ता करते। तुम्हें अपने सर मुसीबत मोल लेने की क्या ज़रूरत थी। बसीर अली ख़ान ने भी अपनी देर पा खामोशी तोड़ी। बसीर ठीक कह रहे हैं, रईसा बेगम ने जल्दी से यूँ कहा जैसे वो भी यही कहना चाह रही थी। ये सिर्फ हमारा फ़ैसला नहीं था, उसकी माँ भी मौजूद है जो हमेशा से अपने बच्चों को अपने साथ रखने की ख्वाहिशमंद थी। बच्चों के छीन लिए जाने पर जिसने सारी दुनिया छोड़ दी, रुशानी की माँ जिंदा है। इस हकीकत को क्यों भूल जाते हैं आप लोग। वो ज़िद होकर गोया हुए। ठीक, तो फिर तुम्हें चाहिए था कि उसे सराय में रोक लेते, उसे वापस हवेली में भेजने की ज़रूरत नहीं थी। बड़े अब्बा ने अपना ख्याल पेश किया। मुझे हमेशा उस लड़की की सरकशी से खौफ आता था। मैं बाबा साहब से कहा करती थी कि यावर से कहिए वो रोशी को अपने साथ रखा करे, अपनी निगरानी में उसकी परवरिश करे, मगर वो हमेशा टाल देते थे। आलमेताब ने अपनी सुनहरी चूड़ियों को हाथ से इधर उधर गिरते हुए नागवार लहजे में कहा, भाभी बेगम, इस तरह के केसेस में तो बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो ही जाते हैं। बसीर अली ख़ान ने समझाया। हम तो तैमूर के लिए कह रहे हैं कि इन्हें ये इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। जब वो खुद को हमेशा के लिए पस मंज़र में ले जा चुकी है तो उसे एक्टिव होने का क्या हक़ पहुंचता है। बच्चे उसके बगैर ही बहुत से अहम मरहलों से गुजरे हैं। बड़े अब्बा ने खासे तुंद लहजे में कहा। उसने बहुत से फ़ैसले दीवाना वार किए हैं और ऐसे फ़ैसले हमेशा दुख पहुंचाते हैं। गुनाहगार बेगुनाह सब लपेट में आ जाते हैं। रईसा बेगम का लहजा तल्ख था। तैमूर अली ख़ान ने बहन का चेहरा बगौर देखा। अब इन बातों का मतलब भी जान। जले हुए ज़ख्मों की राख पर बैठ पैगंबर नूह की मनसूबाबंदी की जाती है, सिर्फ मातम नहीं। यावर भाई रात उसे साथ ले गए, तमीर नौ के सारे मंसूबे खाक में मिले समझिए। बसीर अली ख़ान ने अपनी दांस में हकीकत की जानिब तवज्जो दिलाई। हमारे लिए इत्मीनान काफ़ी है कि वो उन्हीं की औलाद है। इतनी आसान नहीं होगी उनके लिए, महज वक्त ज़ाया करेंगे। हमने एक निगाह में उसे तोल लिया था और वो अपनी औलाद को नहीं समझ सकते। तैमूर अली ख़ान के लहजे में तलखी थी और इस्तज़ा भी। ये तो उसे शहद देने वाली बात हुई, यूँ कि इस रास्ते तुमने भी अपनी कभी की भड़ास निकाल ली। रईसा बेगम एक कल की लड़की को इतनी अहमियत देने पर भाई पर बरस पड़ी। तैमूर अली ख़ान ने एक निगाह बहन पर ज़रूर डाली, मगर खामोश रहे। यावर को समझाया नहीं जा सकता। मुकदमेबाजी होगी, एक तमाशा बनेगा, हासिल न वसूल। बड़े अब्बा किसी गहरी सोच से बाहर आए। ये मंतक हमारी समझ में आज तक नहीं आई कि उन्हें समझाना सब नामुमकिन क्यों समझते हैं और हमें समझाने को सारा ज़माना उठ खड़ा होता है। वो ज़्यादती दर ज़्यादती कर गुजरे, कोई उन्हें कुछ ना कह सके। हमने ये कदम इसी स्पिरिट के तहत ही उठाया है
कि उनके हाथों ज़्यादती का सिलसिला अब रुक जाए। हमें उस बच्ची से अपनी औलाद ही की तरह हमदर्दी है जो वालिदैन की फितरी मोहब्बत से महरूम रही है, दूसरों की ज़्यादती का बराह रास्त शिकार हुई है। हम उस बच्ची की ज़िंदगी का अगला मोड़ खुशगवार देखना चाहते हैं। हम सब कुछ फेस करेंगे मगर उस बच्ची का दिल हमेशा के लिए उदास नहीं करेंगे। ना हम खौफज़दा हैं, ना हार मानने के मूड में हैं। तुमने जिस मुआशरे में परवरिश पाई है वेली का माहौल उससे यकसर उल्ट है। हमारे यहाँ लड़कियों को इतनी ज़हनी आज़ादी देने का रवाज नहीं। बड़े अब्बा ने रोक टोक अंदाज में किताए कलामी की। पहले तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमारा ज़ाब्ता हयात मज़हब के तहत होना चाहिए या अपने बनाए हुए रवाजों के मुताबिक। 2 कश्तियों में सवार होकर कितनी दूर तक सफ़र किया जा सकता है। मज़हब लड़कियों के घर से फ़रार होने की हौसला अफजाई नहीं करता। आलम ताब जैसे तड़प कर बोली, वो फ़रार नहीं हुई थी, हमारे पास आई थी, शादी करने की नीयत से नहीं, सिर्फ इस ख्याल से कि उसकी शादी जो ज़बरदस्ती की जा रही है उससे रोक दिया जाए। और हम उसकी नज़र में शायद इस काबिल थे कि उसके ख्यालात बाबा साहब तक पहुंचा दें और शादी रुकवा दें। तो फिर तुम्हें यही करना चाहिए था, तुम बाबा साहब से बात करते ना। रईसा बेगम ने फ़ौरन उनकी बात पकड़ी। मगर हम तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देख रहे थे कि वो शादी क्यों करना नहीं चाहती। और फिर हमें अपने तौर पर पता चल गया कि वो अलीमुद्दीन के यहाँ शादी पर क्यों रजामंद नहीं है। दरअसल पेचीदगी तो यहीं से शुरू होती है। अपने तौर से क्या मतलब? बसीर अली ख़ान ने चौंक कर भाई की शक्ल देखी। हम वजाहत से माजूर हैं मगर बात का एतबार किया जाए। तैमूर अली ख़ान जुज़बुज़ हो गए। हमारे यहाँ इस किस्म की आज़ादी लड़कियों को नहीं दी जाती। आलमताब नागवार लहजे में गोया हुई। वो किसी किस्म की मायूब हरकत में मुलविस नहीं पाई गई। तैमूर अली ख़ान ने बेसाख्ता अंदाज में दफ़ा किया। ये क्या कम मायूब हरकत है कि वो बिला इजाज़त हवेली से निकल खड़ी हुई और पीछे पीछे वो चल दिया। आलमताब साहब का अंदाज में गोया हुई। उसे बाबा साहब ने काम से भेजा था, उसे रोशी के वहाँ मौजूद होने का इल्म नहीं था। ये बात हम वसूख से कह सकते हैं। तैमूर अली ख़ान मजबूत लहजे में कह रहे थे। वो यावर अली ख़ान की बेटी है, उसके मामले में तुमने मदाखलत करके बहुत बुरा किया। काश ये बात तुम्हारी समझ में आ सकती। बड़े अब्बा ज़िद्द अंदाज में कह रहे थे। वो हमारी भी कुछ लगती है। हम उसके वजूद की हकीकत तस्लीम करते हैं जबकि दूसरे उसे अपने हिस्से की धूल में लपेट रहे हैं, सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं। ये इंतहाई जुल्म है। हमें अपने इक़दाम पर ज़रती बराबर अफसोस नहीं है। तैमूर अली ख़ान ने बड़ी जुर्रत से जवाब दिया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।